मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट फिज़िक्स का पेपर फर्स्ट करवा रही थी। इसमें हमने अब तक सूडो फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे या उसके फ्रेम्स ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो आपको जैसे ध्यान होगा कि आपने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने पहले निकाली थी। वो क्या थी कि अगर मान लो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे से थोड़े से इंक्लाइंड रखा हुआ है, इंक्लाइंड है लेकिन वो मूव नहीं करना, हमने इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ा था और उसके सापेक्ष हमने एक्स डैश और एक्स, वाई डैश और वाई में संबंध ज्ञात किए थे। 2 डायमेंशनल, उसमें z और z डैश को हमने संपाती माना था और उसके अंदर हमने x डैश का जो मान है वो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा और y डैश बराबर y cos थीटा माइनस x साइन थीटा निकाले थे। आज हम उसी चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। एक का नाम हम S रख देते हैं और दूसरे का नाम हम R रख देते हैं। तो पहले के भांति ही जो R फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो S से थीटा कोण से झुका हुआ मानते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हम अलग कर रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि समय के साथ वो रोटेट कर रहा है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। मतलब जैसे हमने पहले कंडीशन निकाली थी उसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे से थीटा कोण से झुके हुए थे, लेकिन यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि मान लो प्रारंभिक जब टाइम 0 है तो दोनों एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे पर संपाती हैं और जैसे ही टाइम आप कैलकुलेट करना शुरू करते हो आफ्टर टाइम टी वो थीटा कोण से झुक जाता है। कौन? आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के सापेक्ष। अब क्योंकि हमें मालूम है थीटा जो होता है, अगर वो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है तो हम थीटा को ओमेगा टी के बराबर लिख सकते हैं। तो जो हमने रूपांतरण समीकरण ने पहले निकाली हुई हैं एक्स डैश और वाई डैश की, उसके अंदर अब हम एक चेंज कर सकते हैं। हम थीटा की जगह ओमेगा टी रख सकते हैं। उससे ये होगा कि जब टी बराबर 0 होगा तो वो दोनों की दोनों समीकरणें एक जैसी सी हो जाएंगी और टी के साथ वो बदलती चली जाएंगी। तो हम 2 डायमेंशन में ही अभी पहले पढ़ रहे हैं, फिर 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। तो हम प्रारंभ में ले रहे हैं एस और आर दो निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु संपाती हैं और प्रारंभ में वो एक दूसरे पर t बराबर 0 पर एक दूसरे पर संपाती हैं। अब r को हम एक नियत कोणीय वेग से, यहाँ पर कंडीशन हमने लगा रखी है जो उसका कोणीय वेग है वो नियत होना चाहिए, उससे हम उसको घुमाते हैं। और हमने क्या माना है, क्योंकि 2 डायमेंशन में ही है तो z जो है वो संपाती रहेगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि t समय बाद हमने उसकी घटना को मेजर किया, तो t सेकंड बाद जो r है वो कितना घूम जाएगा, ओमेगा t घूम जाएगा। तो हमने जो पहले कंडीशंस निकाली थी उसी के आधार पर हम ये 3 समीकरण लिख देते हैं। एक्स डैश बराबर एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश बराबर वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी और जेड डैश बराबर जेड। एक बार हम इसका चित्र भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का हमने पहले भी निकाला था। अब हम इस चित्र में हमने कोई एक P बिंदु ले लिया। अब इस P बिंदु के निर्देशांक S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो x, y और z है और इस P बिंदु के R के सापेक्ष जो निर्देश है वो है x डैश, y डैश और z डैश। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हमारे को प्रिलिमिनरी संबंध तो पता है, वो हमने लिख लिया। अब हम इसके अंदर वेग रूपांतरण समीकरण निकालेंगे और त्वरण रूपांतरण समीकरण निकालेंगे और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर थीटा जो है ओमेगा टी के बराबर रख दिया गया है। तो ये रूपांतरण समीकरणें जो अभी हमने निकाली हैं वो कैसी हो गई, टाइम डिपेंडेंट हो गई, समय पर निर्भर करने वाली समीकरणें हो गई। तो अब हम इनको पहले अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हमारे को निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का
रूपांतरण। अब विस्थापन का जो रूपांतरण है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरी दोनों तीनों समीकरणों को हम अवकलित करेंगे। तो अवकलन उन सभी राशियों का होगा जो चेंजेबल है, कांस्टेंट राशियों का ऑब्वियस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन देखिए, डी एक्स डैश का क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी डी एक्स माइनस, अब कॉस ओमेगा टी का भी होगा क्योंकि टाइम इज चेंजिंग, तो ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी डी टी, इसी प्रकार साइन ओमेगा टी डी वाई प्लस ओमेगा वाई कॉस ओमेगा टी डी टी होगा। अब इसको इसमें एक थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हमने कर लिया। हमने क्या करा, ओमेगा जिसमें आ रहा है उन टर्म्स को हमने साथ लिख लिया, ओमेगा डी टी को बाहर निकाल लिया जो कॉमन थी, और बाकी दो टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें इस इक्वेशन में सेकंड जो मतलब अगर आप इसकी देखें डी एक्स डैश को, तो क्या आ रहा है, डी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई साइन ओमेगा टी। लेकिन ये किसके बराबर है, ये अगर आप देखें तो ये हमारी समीकरण में किसी के बराबर हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, ये मैंने गलत बोल दिया, डी एक्स डैश जो है वो डी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई साइन ओमेगा टी तो रह गई, प्लस ओमेगा के साथ जो राशि है वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, ये हमारी राशि अगर हम इन समीकरणों को देखें तो वाई डैश के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जगह वाई डैश लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स डैश बराबर डी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई डैश डी टी आ गया। अब इसी प्रकार से डी वाई डैश का भी अवकलन करेंगे और उसके अंदर भी हमारे को जो मान पूर्व समीकरणों के जैसा दिखेगा उसके आधार पर डी वाई डैश लिख दिया जाता है, डी वाई कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स डैश डी टी, और डी जेड डैश बराबर डी जेड होगा। तो ये तीनों ही जो समीकरणें हैं हमारी 4, 5 और 6, ये तीनों ही हमारी विस्थापन की रूपांतरण समीकरणें कहलाती हैं। अब हम इसके अंदर अब क्या करना चाहते हैं, हम इसको वेग रूपांतरण करना चाहते हैं। तो वेग रूपांतरण कर लेते हैं हम इसके अंदर। अब वेग रूपांतरण में हम क्या करेंगे, आपको मालूम है वेग क्या होता है, समय के साथ विस्थापन का अवकलन। तो हम इसके अंदर जो उपरोक्त तीनों समीकरणें हैं उसमें t के सापेक्ष भाग लगा देते हैं, dt से अवकलित कर देते हैं या भाग लगा देते हैं, अवकलन तो हमने कर लिया। तो डी एक्स डैश बाई डी टी इस तरीके से कुछ आ जाएगा, यहाँ ओमेगा वाई डैश डी टी कैंसिल हो जाएगा। अब डी एक्स डैश अपॉन डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स डैश लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी को हम यू एक्स लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी को यू वाई लिख सकते हैं, जो कि वेग को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास पहली एक्स दिशा में वेग रूपांतरण समीकरण आ गई, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस यू वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई डैश। इसी प्रकार से वाई डैश वाली जो समीकरण है डी वाई डैश वाली, उसको भी डी टी से भाग लगा देते हैं, तो आपको यू वाई डैश की समीकरण मिल जाती है, जो कि समीकरण 8 में प्रदर्शित है। और आपको तीसरी जो है z वाली भी t के सापेक्ष अगर आप भाग लगा दें तो आपको तीसरी समीकरण मिल जाती है। तो 7, 8 और 9 ये तीनों समीकरणें हमारी क्या हो गई, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। अब हम इसके अंदर आगे क्या करना चाहते हैं, त्वरण रूपांतरण समीकरण निकालेंगे। तो त्वरण के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उपरोक्त जो तीनों समीकरणें हैं उनको पुनः t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो हम पुनः इनका अवकलन करते हैं। अब देखिए इसके अंदर अवकलन करा तो यू एक्स का भी होगा, कॉस ओमेगा टी का भी होगा, यू वाई साइन ओमेगा टी ओमेगा वाई डैश, इन सभी राशियों में से सिर्फ ओमेगा कांस्टेंट है जिसका नहीं होगा, बाकी सभी राशियों का अवकलन होगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी, डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी यू वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी।
ये तो एक बार हमने सिंपल अवकलन कर लिया। अब कॉस और साइन का करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा यू एक्स साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू वाई कॉस ओमेगा टी। और साथ ही साथ हमारे पास एक एडिशनल टर्म और है प्लस ओमेगा वाई डैश, उसका अवकलन कर लेते हैं। ओमेगा का नहीं होगा, डी वाई डैश अपॉन डी टी। अब हम देखिए इसके अंदर हमें पता है डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी को हम ए एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम ए एक्स डैश लिख लेते हैं। फिर उसके बाद डी यू एक्स अपॉन डी टी को हम ए एक्स लिख सकते हैं, तो हम उसको ए एक्स लिख लेते हैं, ए एक्स कॉस ओमेगा टी। फिर ए वाई साइन ओमेगा टी लिख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर से हमने ओमेगा को कॉमन ले लिया, क्योंकि ओमेगा हमारे को कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ओमेगा को कॉमन ले लिया। अब इसके अंदर जब हम ओमेगा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी अंदर ब्रैकेट में, यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी, ये बन रही है। तो अब अगर आप इसको, क्या बन रही है आपकी, यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी। ये देखिए आपको 8वीं इक्वेशन के अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है, यू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल टर्म और है, माइनस ओमेगा एक्स डैश। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और ये जो राशि है इसका मान हम निम्न समीकरण में रख देते हैं। तो हम क्या रख पाएंगे, यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश। ये देखिए हमने यही मान इसके अंदर रख दिया, ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश। और आपके पास डी वाई डैश अपॉन डी टी को हम यू वाई डैश लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब हमारे पास 2 ओमेगा यू वाई डैश आ गए, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 ओमेगा यू वाई डैश हो गया। और ओमेगा को जब ओमेगा एक्स डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश आ गया। तो हमारी 10वीं इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स डैश बराबर ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। ये समीकरण हमारी बन गई। ये क्या बन गई हमारी, ये पहली हमारी त्वरण की रूपांतरण समीकरण बन गई एक्स दिशा में। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो हम ए वाई डैश भी निकाल सकते हैं, उसका मान कुछ ऐसे आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ए वाई कॉस ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा यू एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश। तो ये 11वीं इक्वेशन आपकी वाई दिशा में त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। अब इसी प्रकार से आप तीसरी भी लिख सकते हैं, ए जेड डैश बराबर ए जेड। तो 10वीं 11वीं और 12वीं जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो गई, ये हमारी हो गई त्वरण रूपांतरण समीकरण। अब ये हमने तीनों का त्वरण रूपांतरण और ये सब निकाल तो लिया, लेकिन अब इसका मतलब क्या है, हम रोटेटिंग फ्रेम में क्या देखना चाह रहे हैं। हमने रूपांतरण कर लिया, ठीक है, हम एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और उसकी हेल्प से हम इन रूपांतरण समीकरणों की हेल्प से रोटेटिंग फ्रेम में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा काम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और निकालते हैं। हम ये मानते हैं कि S जो है वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक है, और इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण पर कोई त्वरण नहीं लग रहा। मतलब अभी जो P पर जो पार्टिकल बैठा हुआ है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। और S जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हम जानते हैं अगर उस पर कोई बल नहीं लग रहा तो उस पर त्वरण 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ए एक्स जो है वो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, उसका मान 0 होगा, ए वाई का मान 0 होगा और ए जेड का मान भी 0 होगा। अब ये तीनों मान हम 10वीं 11वीं और 12वीं इक्वेशन में प्लेस करते हैं। तो देखिए, जब 10वीं इक्वेशन में ए एक्स ए वाई का मान 0 रखते हैं तो ये ए एक्स डैश का मान 0 नहीं होता। वो कितना हो जाता है, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 0, लेकिन प्लस 2 ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश हो जाएगा, यानी ये नॉन जीरो टर्म है। ऐसे ही ए वाई डैश जो है
उसमें भी पहली दो टर्म्स जीरो हो जाएंगी, लेकिन बाकी की दो टर्म्स रह जाएंगी। ए जेड डैश क्योंकि हमने मूवेबल नहीं माना तो वो जीरो ही होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम ये कंक्लूड करते हैं कि किसी पार्टिकल पर फोर्स नहीं लग रहा तो भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा प्रतीत होता है कि उस कण पर कोई बल या लग रहा है, जिसके कारण उसमें इतना त्वरण उत्पन्न हो रहा है। उसका मान कितना है? एक्स दिशा में 2 ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश के बराबर है। दूसरा ए वाई डैश का मान -2 ओमेगा यू एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश के बराबर है, यानी इट इज़ नॉन ज़ीरो, वो जीरो नहीं है। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर किसी कण पर कोई बल नहीं लग रहा तो उसका त्वरण किसी निर्देश तंत्र में अगर ज़ीरो दिखाई देता है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर नॉन ज़ीरो दिखाई देता है जबकि उस पर कोई बल नहीं लग रहा लेकिन आभास ऐसे हो रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। इस प्रकार से हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एस अगर हमारा निर्देश इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमारा जो रोटेटिंग फ्रेम है यानी जो आर हमने लिया है वो हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो हम ये जनरल वे में कह सकते हैं कि समस्त रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। ये एक हमारा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, अब ये चीज़ हमने पढ़ ली, ये तो अभी हमने 2 डायमेंशंस के लिए पढ़ी है। अब इसी चीज़ को हम 3 डायमेंशंस में पढ़ेंगे और हम इसके अंदर एक पैरामीटर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, वो है हमारा कोरियोलिस बल या कोरियोलिस त्वरण। ठीक है, तो अब हम इसको त्रिविमीय वे में पढ़ रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन 3 डायमेंशंस। अब देखिए इस 3 डायमेंशंस में एक चीज़ हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेंगे, वो अभी मैं बता देती हूँ। हमने क्या करा है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, हमने इसमें 3 डायमेंशंस में करा है, यानी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश है। ओ बिंदु संपाती यानी ओरिजिन संपाती है। पी पर कोई पार्टिकल बैठा हुआ है जिसकी प्रारंभ में ये दोनों एक दूसरे पर संपाती है। हम इसको आई जे के यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में इसका पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश लिख सकते हैं, हमें आता है वो लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस निर्देश तंत्र, हमने क्या लिया है? 2 निर्देश तंत्र ले लिए, एक एस है जो कि स्थिर पड़ा हुआ है और एक आर है जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से। और पी पर एक बिंदु बैठा हुआ है जिसके एस के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले इसमें एस के अंदर जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो हमने मान लिए आई। तो इसके आधार पर हम पी कण का स्थिति सदिश आसानी से हम जानते हैं लिखना। ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम उसको स्मॉल आर लिखें तो वो किसके बराबर होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब जब टाइम 0 है तो क्या होगा? टाइम 0 पर रोटेटिंग फ्रेम भी पूरा का पूरा इसके ऊपर संपाती रहता है, तो उस वक्त आर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष इसके निर्देश इसका स्थिति सदिश कितना होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रारंभ में ओपी जो है आर डैश होगा और वो हम एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस के डैश जेड डैश लिख रहे हैं। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई? इसमें ये आ गई कि जो आर है उसकी दिशा जो है वो लगातार बदल रही है, वो ओमेगा कोणीय वेग से एस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। तो हम ये मान रहे हैं कि उसके जो एकांक सदिश है वह भी समय के साथ बदलते जाएंगे, इसलिए उनको भी हमने आई डैश जे डैश के रूप में लिख लिया और इसी कारण से स्थिति सदिश हमारा समीकरण 2 के बराबर हो गया। लेकिन जब t बराबर 0 होगा तो ये समीकरण 1 और 2 एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कण P की नियत स्थिति के लिए r और r डैश दोनों बराबर होंगे, तो हम ये लिख सकते हैं उस स्थिति में
आर जो है, इधर तो आर ही लिखने थे, आर डैश का मान रख देते हैं समीकरण 2 से, तो आर बराबर एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस के डैश जेड डैश हो सकता है। ये हमारी जो समीकरण 3 आई है वो हमारी क्या आ गई, घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण कहलाती है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे को नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेग का रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें मान लेते हैं। चूंकि निर्देश तंत्र आर के घूर्णन से इसके अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश आई डैश जे डैश व के डैश भी बदलते हैं, इसलिए जब हम समीकरण 3 का अवकलन करेंगे तो दोनों का अवकलन होगा, एक्स डैश का भी होगा, आई डैश का भी होगा, सभी 6 क्वांटिटीज़ का अवकलन होगा। तो कैसे दिखेगा, डी आर बाई डी टी प्लस एक बार हम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश को अवकलित कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के डैश डी जेड अपॉन डी टी। और दूसरी बार हम आई जे के को अवकलित कर देते हैं, तो हम कैसे लिख देंगे, एक्स डैश डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश अपॉन डी टी। इस प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। अब हम इसको फर्दर आगे पढ़ते हैं। अब इसमें इन्होंने एक थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक लगाई है, और वो ट्रिक वैसे गलत नहीं है, उसको लिखने के तरीके से जिससे हमें जल्दी से समझ आए। तो हमने ये कहा है कि डी बाई डी टी एक ऑपरेटर है ना। अगर हम डी बाई डी टी ऑपरेटर को एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मानते हैं, जैसे हम यू एक्स जो है वो हम क्या मानते हैं, एक्स दिशा में वेग है, लेकिन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस में। यू एक्स डैश हम किसको मानते हैं, एक्स दिशा में वेग है, आर के लिए, पहचान के लिए हम उसमें डैश लगा देते हैं। ऐसे ही आपके पास अगर ऑपरेटर एस फ्रेम में काम कर रहा है और वही ऑपरेटर आपका आर फ्रेम में काम कर रहा है, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर ये ट्रिक काम में ली है। यदि निर्देश तंत्र एस के ऑपरेटर डी बाई डी टी के अनुरूप तंत्र आर में संकारक डी डैश बाई डी टी में व्यक्त करें तो क्या होगा। अब देखो, जब आप एस के अंदर बैठ रहे हैं और किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एस के अंदर जो आपके स्थिति सदिश है उनका अवकलन नहीं होगा, क्योंकि वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट है। ऐसे ही आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप बैठ के कोई अवकलन कर रहे हैं तो उनके स्थिति सदिश का अवकलन वहाँ नहीं होगा। तो अगर आप आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवकलन कर रहे हैं आर एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश का, तो आपका सिंपली डी एक्स डैश आई डैश मतलब आई जे के का अवकलन नहीं होगा। दोनों में से अगर आप एस के अंदर बैठ के आर का निकाल रहे हैं और आर के अंदर बैठ के एस का निकाल रहे हैं, तभी अवकलन दोनों राशियों का होता है। तो हम लिख सकते हैं आर तंत्र में जो कण का वेग है वो हमारा क्या होगा, डी डैश आर डैश अपॉन डी टी। लेकिन आर डैश हमने आर के बराबर मान रखा है ऊपर समीकरण 3 में, तो उस आधार पर हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर डैश का मान आई डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के डैश डी जेड अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इसको मैं वी डैश लिख सकती हूँ। अब ये चीज़ मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऊपर समीकरण 4 में ये राशि मेरे पास है। तो अब अच्छा, ऐसे ही एस तंत्र में हमारा v का मान डी आर बाई डी टी होगा, जो कि निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो v और v डैश के मान समीकरण 4 में रख देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v बराबर v डैश प्लस ये ब्रैकेट वाली टर्म। अब इस ब्रैकेट वाली टर्म का भी हम कुछ करते हैं। तो इसके लिए हमने एक और चीज़ करी है कि मान लो हमें क्या निकालना है, डी आई डैश बाई डी टी डी जे डैश बाई डी टी प्लस डी के डैश बाई डी टी। तो को मान ज्ञात करने के लिए हम एक मान लेते हैं कि एक एकांक परिमाण का सदिश आर लेते हैं जो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है,
कोई एक आपने सदिश ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया, और वो यूनिट वेक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हमारे को मालूम है कि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है और उसकी जो कोणीय एंगुलर वेलोसिटी है, उसके मतलब रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में एक संबंध है जो हमने पढ़ रखा है। वो क्या है? v बराबर ओमेगा क्रॉस r। तो अब हम इसके अंदर v को कैसे लिख सकते हैं? dr/dt ओमेगा क्रॉस r। तो हमारा इसके आधार पर एक ऑपरेटर बन गया। क्या बन गया कि d/dt अगर हम करते हैं किसी का किसी एकांक सदिश का, तो वो किसके बराबर लिखा जा सकता है? ओमेगा क्रॉस वो एकांक सदिश। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम आई डैश यहाँ लगा दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा क्रॉस आई डैश। जे में बन जाएगा ओमेगा क्रॉस जे डैश, और ये ओमेगा क्रॉस के डैश हो जाएगा। अब ये जो सभी मान हमने निकाले वो समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 में रखने के बाद आपको कुछ ऐसा रूप मिल जाएगा, ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस के डैश जे डैश मिल जाएगा। अब dr/dt को v लिख लिया, इसको v डैश लिख लिया, प्लस ओमेगा, अब क्रॉस, अब को हम क्या लिखते आए हैं? r लिखते आए हैं, r लिख दिया, तो हमारे पास ये एक समीकरण आ गई। तो ये क्या आ गया? v डैश बराबर v माइनस v डैश निकाल लिया हमने, v डैश बराबर v माइनस ओमेगा क्रॉस r। ये हमारा क्या आ गया? त्रिविमीय निर्देश तंत्र में हमारा वेग रूपांतरण समीकरण आ गया। यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष अगर घूर्णन गति कर रहा है तो उसके अंदर स्थित कोई कण का जो उसका वेग है वो इस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है। अब इसके आगे हम करेंगे त्वरण रूपांतरण, वो हम कल करेंगे, और उसी के साथ हम एक नई डेफिनेशन देंगे कोरियोलिस बल के बारे में। धन्यवाद।